नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डागोर एकेडमी के ऐप के ऊपर। मेरा नाम अशोक कुमार और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं अर्थशास्त्र। तो अपने पिछली क्लास के अंदर डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ रहे थे और अपने डब्ल्यूटीओ का इतिहास और उसका कार्य संचालन जो है, उसकी संरचना जो है, उसके बारे में पढ़ा था। अब अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डब्ल्यूटीओ एक्चुअल में क्या कैसे काम करता है, या डब्ल्यूटीओ जो है वो कैसे व्यापारिक नीति बनाता है, उसके बारे में बात करते हैं। या डब्ल्यूटीओ के अंदर कौन से समझौते हो चुके हैं, उसके बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अपने ये जान लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ के सिद्धांत क्या हैं। सिद्धांत का मतलब है ऐसे कौन से सिद्धांत है जिन पर डब्ल्यूटीओ आधारित है, या ऐसा बोला जाए कि डब्ल्यूटीओ के तीन मुख्य स्तंभ या तीन मुख्य पिलर क्या है। अगर उनकी बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यूटीओ के तीन मुख्य सिद्धांत है जिनके ऊपर डब्ल्यूटीओ की सारी जो सोच है या जो काम करने का तरीका है वो निर्भर करती है। पहला सिद्धांत कहता है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट, या इसको आप हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय उपचार। दूसरा सिद्धांत कहता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। दूसरा सिद्धांत क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन, या जिसको आप MFN कह सकते हो, या जिसको आप अति वरीयता प्राप्त राष्ट्र कह सकते हो। इसके हिंदी में अलग अलग नाम आते हैं क्योंकि ये सारे के सारे स्वाभाविक सी बात है, इंग्लिश मीडियम के शब्द है, वहीं से लिए गए हैं, तो अलग अलग लेखकों ने इनका ट्रांसलेशन अलग अलग कर रखा है। तीसरा आता है, तीसरा जो सिद्धांत है जिसके ऊपर डब्ल्यूटीओ निर्भर करता है वो है स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट। स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट मतलब विशेष व सीमांत उपचार। विशेष व सीमांत उपचार, अंतर उपचार। तो ये तीन सिद्धांत है, ये तीन पिलर है जिनके ऊपर डब्ल्यूटीओ निर्भर करता है, जिनके ऊपर डब्ल्यूटीओ आधारित है। अब अपने को देखना है कि ये तीनों के अंदर डिटेल क्या है, या तीनों का मतलब क्या होता है। तो पहला जो पिलर है उसका मतलब है नेशनल ट्रीटमेंट। तो अपने तीनों पिलरों को एक एक करके जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ की बेसिक फिलोसफी क्या है। अगर अपने इन तीनों पिलरों के बारे में बात कर लेंगे तो ये जान जाएंगे कि डब्ल्यूटीओ की सोच क्या है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नेशनल ट्रीटमेंट की। नेशनल ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय उपचार। इसका मतलब होता है कि कोई भी सदस्य देश घरेलू तथा आयातित वस्तुओं में भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात आयातित वस्तुओं को भी राष्ट्रीय वस्तुएं मानेगा। ये इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उदाहरण के लिए भारत के अंदर भारत सरकार ऐसी रणनीति नहीं बनाएगी, या ऐसी कोई भी नीति नहीं बनाएगी जिससे भारत के अंदर उत्पादित वस्तुएं और भारत के अंदर आयातित वस्तुओं को दो अलग अलग श्रेणियों में रखा जाए, या दोनों के लिए अलग अलग नियम व शर्तें बनाए जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो वो डब्ल्यूटीओ के नियमों या डब्ल्यूटीओ की फिलोसफी के खिलाफ माना जाएगा, या डब्ल्यूटीओ के जो बेसिक सिद्धांत है जिन पर डब्ल्यूटीओ आधारित है उनके खिलाफ माना जाएगा। तो नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि आप जो आयातित वस्तुएं हैं उनको भी राष्ट्रीय वस्तुएं मानकर ही डील करोगे, उनको आप भेदभाव नहीं करोगे कि तू बाहर से आया हुआ और तू हमारा है, सारी दुनिया तुम्हारी है, ये मानकर चला जाएगा। इसके लिए जो शब्द प्रयोग में किया गया उसको कहा गया है नेशनल ट्रीटमेंट। तो पहला पिलर आप समझ चुके हैं डब्ल्यूटीओ का, डब्ल्यूटीओ की फिलोसफी। दूसरा है मोस्ट फेवर्ड नेशन।
मोस्ट फेवर्ड नेशन। दूसरा पिलर जो है वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN, मतलब अति वरीयता प्राप्त राष्ट्र या देश। अब जब आप इसका नाम देखते हो तो आपको यह लगता है कि सभी लोगों ने किसी को वरीयता दे रखी है, किसी देश को वरीयता नहीं दे रखी। उदाहरण के लिए भारत ने आज अमेरिका को तो वरीयता दे रखी है, परंतु चीन को कम वरीयता दे रखी है। नाम से तो यही लगता है, परंतु जब आप WTO के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि इस नाम के शाब्दिक अर्थ से जो आपको प्रतीत होता है वो वास्तविकता में गलत है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जब दिया जाता है तो उसका मतलब है कि आप सभी देशों को समान वरीयता देंगे, आप सभी देशों को एक समान वरीयता देंगे। मतलब कि अगर ये इंडिया है, इसने बाकी जितने भी कंट्रीज के साथ MFN का दर्जा किसी देश को देना होता है, सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा। तो इंडिया ने जिन जिन देशों को MFN का दर्जा दे रखा है, ये लगभग सभी देशों को इंडिया ने MFN का दर्जा दे रखा है। इवन पाकिस्तान को भी MFN का दर्जा दे रखा है, परंतु पाकिस्तान ने भारत को MFN का दर्जा नहीं दिया हुआ है। तो इंडिया ने जिन जिन देशों को MFN का दर्जा दे रखा है उन सभी को भारत समतुल्य मानेगा, उन सभी के अंदर, उनके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, सभी को एक समान मानकर उनके लिए डील करेगा। ये होता है MFN के दर्जे का मतलब। तो MFN के नाम से जैसा प्रतीत होता है, वास्तविकता में बिल्कुल उसके विपरीत है। MFN का मतलब है कि आप किसी भी देश के अंदर किसी भी देश के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करोगे, आप सभी को एक तराजू में तोलोगे। ये MFN का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि MFN का यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ जिस तरीके से प्रतीत होता है, वास्तविकता में रणनीति के अंदर उसका बिल्कुल विपरीत माना जाएगा कि आप सभी देशों को एक समान मानोगे, ना कि किसी को अलग अलग वरीयता दोगे। MFN आपको वरीयता खत्म करने के लिए लागू किया गया, ना कि वरीयता देने के लिए लागू किया गया है। याद रखने के लिए MFN का मतलब है कि सभी देश आपके लिए उच्च वरीयता वाले हैं, कोई भी देश निम्न वरीयता वाला नहीं है। यही MFN की फिलॉसफी है। तो ये होता है MFN का कंसेप्ट। अब इसके अंदर तीसरी चीज जो आती है वो आती है स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट या विशेष व अंतर उपचार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो तीसरा पिलर है WTO का, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, इसका मतलब है कि वैसे तो अभी तक आपने जो दो फिलॉसफी या दो सिद्धांत जो WTO के पढ़े हैं उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव अलाउ नहीं करता है, परंतु WTO आपको देशों को दो पार्ट में बांटने का अलाउ करता है। या तो आप विकसित देश हो सकते हैं या आप विकासशील देश हो सकते हैं। मतलब कि जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वलिटी तो दिया गया है, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी दिया गया है। तो वही सिद्धांत यहां पर काम करता है कि आप वैसे तो सभी देशों को बराबर मानोगे, परंतु आप उनकी हैसियत के हिसाब से आप उनको दो ग्रुप में बांट सकते हो, विकासशील और विकसित। अब ये जो विकासशील है इनके साथ आप विशेष उपचार कर सकते हो। डिफरेंशिएटेड इसलिए कि इनके साथ जो उपचार किया जा रहा है वो इस श्रेणी के देशों के साथ किए जा रहे उपचार से अलग है। तो इस स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड उपचार का मतलब क्या है कि आप देशों को दो श्रेणियों में बांट सकते हो और दोनों के लिए अलग अलग रणनीति बना सकते हो। परंतु यह समझने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि WTO में विकसित व विकासशील की श्रेणी का कोई आधार नहीं है। मतलब WTO किसी भी देश को विकसित या विकासशील का दर्जा नहीं देता है। इनके पास वर्गीकरण करने का कोई तरीका नहीं है। केवल कोई सदस्य देश ही स्वयं को विकसित
तथा या विकासशील घोषित कर सकता है। तथा अन्य सदस्य देश भिन्न भिन्न मत रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पहली चीज तो डब्ल्यूटीओ के अंदर किसी भी प्रकार से ये तरीका नहीं अपनाया गया है कि विकसित देश क्या होता है, विकासशील देश क्या होता है, डब्ल्यूटीओ का नहीं पता। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है। दूसरी बात, डब्ल्यूटीओ के अंदर आपको खुद को डिक्लेयर करना होता है कि आप विकसित हो या विकासशील हो। उदाहरण के लिए भारत ने बोला कि मैं एक विकासशील देश हूं, भारत ने खुद डिक्लेयर किया कि मैं को विकासशील की श्रेणी में रखा जाए। अब जो भी बाकी देश हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो भारत की इस डिक्लेरेशन को मानते हैं या नहीं मानते। मतलब कि ये संभव है कि यूएसए ये मान ले कि भारत विकासशील देश है तो यूएसए भारत के साथ विशेष उपचार कर सकता है, परंतु ये संभव है कि चाइना इस चीज को नहीं माने कि भारत विकासशील देश नहीं है और चाइना भारत के साथ विशेष उपचार करने से मना कर सकता है। कुल मिलाकर इसका मतलब यही है कि एक पहली चीज, कोई भी जो देश है वो स्वयं को घोषित करेगा कि आप विकासशील हो या विकसित हो, इनके पास वर्गीकरण करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा, ये बाकी देशों के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको विकासशील मानते हैं या विकसित मानते हैं। अगर वो आपको विकासशील मानकर आपके साथ विशेष उपचार करते हैं तो वो डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन तो नहीं होगा, क्योंकि जो तीसरा सिद्धांत है वो इस प्रकार के उपचार को अलाउ करता है। परंतु अगर कोई देश आपको विकासशील मानकर विशेष उपचार नहीं करना चाहता है तो भी वो डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ नहीं होगा। तो जैसे कि इतने दिनों तक यूएसए जो था वो भारत को विकासशील देश मानता था, परंतु ट्रंप सरकार जो है उन्होंने भारत के विकासशील का दर्जा मानने से मना कर दिया है और अभी भारत के साथ वही उपचार किया जा रहा है जो सामान्य विकसित देशों के साथ किया जाता है। तो ये सामने वाले देश के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके विकासशील की बात को स्वीकार करता है या नहीं करता है। तो ये तीन सिद्धांत हैं, ये तीन प्रिंसिपल है, तीन फिलॉसफी है जिनके ऊपर डब्ल्यूटीओ निर्भर करता है, जिनके ऊपर डब्ल्यूटीओ निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों का मतलब आपको समझना पड़ेगा, तभी आप डब्ल्यूटीओ को अच्छे से समझ पाएंगे। पहला है नेशनल ट्रीटमेंट, दूसरा है मोस्ट फेवर्ड नेशन और तीसरा है स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट। तीनों का मतलब आप समझ चुके होंगे किस प्रकार के भेदभाव हो सकते हैं, किस प्रकार के भेदभाव संभव नहीं है। अब अपने जंप करते हैं डब्ल्यूटीओ के समझौतों पर। डब्ल्यूटीओ के समझौते, डब्ल्यूटीओ के समझौतों की जब अपने बात करते हैं तो डब्ल्यूटीओ के काफी समझौते हैं, अपने एक एक कर समझौतों को पढ़ेंगे। इसका जो पहला समझौता है वो है कृषि पर समझौता या एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो पहला समझौता इसका जो अपने पढ़ रहे हैं वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, या जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कृषि समझौता। ये कृषि समझौता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। इस समझौते के तहत जो सभी सदस्य देश हैं वो तीन नियमों का पालन करेंगे। तीन नियम कौन से हैं? पहला नियम है बाजार में प्रवेश की अनुमति, मतलब कि देनी होगी।
भारत ये नहीं बोल सकता कि मैं चीन से चावल को नहीं आने दूंगा। हाँ, कुछ आधार है जिनके आधार पर ये बोल सकता है, वो अपने देख लेंगे कि इसके अपवाद क्या है। परंतु ये सामान्य समझौता क्या कहता है कि हर देश दूसरे देश के उत्पादों को बाजार में अनुमति देगा। और यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे सभी शुल्क आधारित और गैर शुल्क आधारित अथवा गैर शुल्क आधारित बाधाओं में कमी लाई जाएगी। ये शुल्क आधारित और गैर शुल्क आधारित शब्द जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये तो सही है कि आपको प्रवेश की अनुमति तो देनी है, परंतु आपको दूसरे देश के लिए व्यापार करना सुगम भी बनाना है। मतलब कि भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो चीन के लिए यहां पर व्यापार करना सुगम बनाकर दे, ना कि किसी भी प्रकार की यहां पर बाधा क्रिएट करे। ये जो बाधाएं होती है दो प्रकार की हो सकती है, एक शुल्क आधारित और एक गैर शुल्क आधारित। शुल्क आधारित का मतलब है जब आपने उसके ऊपर आयात कर बढ़ा दिया, जैसे आपने बोल दिया कि चीन से आने वाले स्टील के ऊपर इतना टैक्स लगेगा या चीन से आने वाले चावल के ऊपर इतना टैक्स लगेगा। अब जब आपने उसके ऊपर आयात कर बढ़ा दिया तो क्या होगा कि वो सामान जब भारत में आयात किया जाएगा तो वो महंगा होगा तो उसकी मांग नहीं होगी तो वो बिकेगा नहीं। तो ये एक तरीका है जब आप आयात को कम करना चाहते हैं। परंतु अगर आप इस प्रकार की कोई भी बाधा क्रिएट करते हैं तो ये WTO के नियमों के खिलाफ है। दूसरा, गैर शुल्क आधारित। गैर शुल्क आधारित का मतलब है आपने कर में परिवर्तन नहीं किया, परंतु आपने कुछ ऐसे नियम बना दिए, जैसे कि आपने बोल दिया कि चीन से आने वाले सामान के अंदर इस प्रकार का कोई केमिकल पाया जाता है इसलिए मैं नहीं खरीद रहा, या आपने कहीं भी भेदभाव करने का प्रयास किया, किसी भी प्रकार से नीति में बदलाव करके, नियमों में बदलाव करके, उसको कहा जाएगा गैर शुल्क आधारित। तो आपको केवल बाजार में प्रवेश की अनुमति नहीं देनी, यहां पर आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन देशों के लिए व्यापार करना सुगम बना कर दें। यह आपका कर्तव्य बनता है कि उनकी सुगमता सुनिश्चित की जाए। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का पहला नियम यह है। दूसरा है निर्यात सहायता। कोई भी देश जो सदस्य है WTO का, स्वाभाविक सी बात है उनके ऊपर ये लागू होगा। ये कोई भी देश किसी भी कृषि उत्पाद पर निर्यात सहायता या प्रत्यक्ष निर्यात सहायता, इसको लिखा जाए प्रत्यक्ष निर्यात सहायता नहीं देगा। होगा, इसमें होता क्या है, उदाहरण के लिए इंडिया और ब्राजील का आप एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के अंदर गन्ना उग रहा है, गन्ने की जो लागत है यहां पर वो है 30 रुपए प्रति किलो, क्विंटल, कुछ भी ले लो आप। वैसे ही ब्राजील के अंदर गन्ना उग रहा है, वहां पर लागत भी 30 रुपए पर केजी है। अब इंडिया के अंदर गन्ना जरूरत से ज्यादा उग रहा है, इसलिए इंडिया को अपने गन्ने की खपत बढ़ानी है। खपत डोमेस्टिक मार्केट में तो आप एक सीमा से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो आप इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो भारत सरकार अपने किसानों को क्या बोलेगी कि तुम तो 25 रुपए प्रति केजी में बेचो, जो आपको 5 रुपए का नुकसान हो रहा है वो हम देंगे, 5 रुपए पर केजी आपको सरकार देगी। तो यहां पर किसानों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, किसानों को 30 रुपए मिलने थे, 25 रुपए उन्होंने आगे बेचा, उससे ले लिए, 5 रुपए सरकार से ले लिए। परंतु इससे हुआ क्या कि ये जब 25 रुपए केजी बिक रहा है तो ब्राजील का गन्ना कौन खरीदेगा? ब्राजील का गन्ना कोई भी नहीं खरीदेगा। इवन ब्राजील के अंदर भारत का गन्ना बिकना शुरू हो जाएगा, और ये जब स्थिति आ जाएगी तो ब्राजील के किसानों पर क्या बीतेगी, वो अपनी फसल को कैसे बेचेंगे? संभव नहीं है। इसलिए कोई भी देश अपने किसानों को निर्यात के लिए सहायता नहीं देगा। निर्यात के लिए कोई भी प्रत्यक्ष सहायता जो है वो WTO के नियमों का उल्लंघन मानी जाएगी, अगर आप किसी भी प्रकार के कृषि उत्पादों पर कोई भी निर्यात सहायता देते हैं तो ये होता है
कि निर्यात सहायता जो है वो प्रतिबंधित की गई है। अगली चीज, तीसरा नियम, घरेलू सहायता। कोई भी देश एक सीमा से ज्यादा, सीमा से अधिक घरेलू सहायता भी नहीं दे सकता। मतलब कि आप निर्यात जो सामान कर रहे हैं उसके ऊपर तो सहायता नहीं देंगे, उसके अलावा आप घरेलू सामान के ऊपर या उस सामान के ऊपर, उन कृषि उत्पादों के ऊपर जिनका घरेलू उपभोग किया जा रहा है, उनके ऊपर भी एक जरूरत से ज्यादा सहायता नहीं देंगे। ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक सीमा ये क्या होती है, कितनी सीमा होती है। इसलिए घरेलू सहायता जो आप कृषि उत्पादों के ऊपर देते हैं, जैसे कि सरकार आपको सब्सिडी देती है या किसानों को कैश ट्रांसफर देती है, ये सारे के सारे घरेलू सहायता मिलेगी। घरेलू सहायता का मतलब है सरकार के द्वारा किसानों को जो भी लाभ दिए जाते हैं। घरेलू सहायता को 3 भागों में बांटा जाता है। सहायता को 3 भागों में बांटा जाता है। अब अपने देखते हैं कि इसमें से कौन सा अलाउड है, कौन सा नहीं है, बांटा जाता है। ये जो होते हैं इनको अपने बॉक्स कहते हैं। एक होता है ग्रीन बॉक्स और एक होता है ब्लू बॉक्स, एक होता है अंबर बॉक्स। इनको हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखोगे, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड अंबर बॉक्स। अब अपने देखते हैं कि ग्रीन बॉक्स के अंदर क्या होता है, ब्लू बॉक्स के अंदर क्या होता है। ग्रीन बॉक्स का मतलब है वो सहायता जो सरकार अपने राजस्व या अपने फंड में से व्यय करके प्रदान कर रही है तथा इसके लिए अन्य उपभोक्ताओं से अतिरिक्त दाम नहीं वसूला जा रहा है। ये क्या है? ये कहता है कि ग्रीन बॉक्स के अंदर उन सभी सब्सिडी को या उस सभी सहायता को रखा जाता है जो सरकार अपने खर्चे से प्रदान कर रही है। अब होता क्या है, किसी भी देश के अंदर 2 प्रकार के लोग होते हैं, या तो फार्मर होते हैं या कंज्यूमर होते हैं। अब अगर आपको फार्मर को सहायता प्रदान करनी है किसी भी प्रकार की, तो आप ये जो कंज्यूमर है, जो शहरों के अंदर रहने वाले लोग हैं, या वो सभी लोग जो खेती नहीं करते हैं, उनको अतिरिक्त दाम लेकर इनको आप अतिरिक्त पैसा दे सकते हो। अब ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आपको ग्रीन बॉक्स की अंदर वर्गीकरण करना है या किसी सहायता को ग्रीन बॉक्स में रखना चाहते हो, तो वो जो पैसा है वो सरकार के कोष में से आना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों किया गया? ये ऐसा इसलिए किया गया कि सरकार का कोष जो होता है वो तो एक सीमित ही होता है, इसके अंदर से असीमित खर्चा तो कभी भी नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आप इसके ऊपर एक सीमा लग गई है। तो इस प्रकार की सहायता को अपने कहते हैं ग्रीन बॉक्स की सहायता। और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि WTO इसको प्रतिबंधित नहीं करता है या इसको मान्य करता है। इस प्रकार की सहायता को WTO मान्य करता है। दूसरा होता है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स इसका मतलब होता है उत्पादन नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता। उदाहरण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, या इसको लाभ नहीं लिखकर नगद लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। नगद हस्तांतरण ये WTO में मान्य है।
अब इसका मतलब क्या है, अब है कि आपको पता है कि आपके देश के अंदर किसी चीज का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो कृषि के अंदर जब उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो उस चीज के दाम बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, बहुत एकदम से पलटी मार जाएंगे। जैसे इंडिया में कई बार होता है कि आलू जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो आलू को सड़कों पर फेंकना पड़ता है। अब सरकार किसानों को बोलेगी कि आप आलू मत उगाओ, वो बोलेंगे क्यों नहीं उगाए, हम कमाई कैसे करेंगे, अगर 10 एकड़ में से केवल 6 एकड़ पर उगाएंगे, 4 एकड़ खाली रखेंगे, तो सरकार बोलेगी एक मैं काम करता हूं, 4 एकड़ के जो नुकसान आपको हो रहा है उसकी भरपाई मैं कर देता हूं। तो अगर उस प्रकार से सरकार क्या कर रही है, उत्पादन को नियंत्रित कर रही है ताकि दाम का एक स्तर बनाया रखा जा सके। अगर इस प्रकार का कोई नियंत्रण करने के लिए सरकार कदम उठाती है तो उसको ब्लू बॉक्स में रखा जाएगा। और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ब्लू बॉक्स जो है वो डब्ल्यूटीओ में मान्य है, या इस प्रकार की सब्सिडी जो है वो डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार से अमान्य नहीं है। चौथा आता है, तीसरा आता है अंबर बॉक्स। अंबर बॉक्स के अंदर सिंपल सा मतलब है अंबर बॉक्स का कि अन्य सभी सहायताएं जो सरकार प्रदान कर सकती है। अन्य सभी सहायता का मतलब है चाहे आप फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी देकर फर्टिलाइजर को बेच रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार से किसानों को एमएसपी सिस्टम के अंदर सहायता दे रहे हैं, कोई भी सहायता जो दे रहे हैं जो ब्लू या ग्रीन का भाग नहीं है वो अंबर बॉक्स का भाग है। अब डब्ल्यूटीओ इसको सीमित करता है। अब सीमा कितनी है, लिमिट कितनी लगाई गई है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो विकसित देश है अपने उत्पादन का 5% अनुदान या सब्सिडी दे सकते हैं, जबकि विकासशील देश अपने उत्पादन का 10% अनुदान दे सकते हैं या सब्सिडी दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ कि अगर आपके यहां पर कुल गेहूं 100 रुपए की हुई है तो आप 5 रुपए की सब्सिडी उनको दे सकते हैं। तो पर अगर आप विकासशील देश है तो आप 10 रुपए तक की सब्सिडी उनको दे सकते हैं। तो आपके देश के अंदर उत्पादन का जितना भी मूल्य है आप उसका 5 या 10% खर्च कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा खर्च करोगे होगा क्या, यूएसए और जैसे भारत का एग्जाम्पल लिया जाए, इंडिया का एग्जाम्पल लिया जाए, अब ये दोनों ही देश कॉटन उगाते हैं। अब यूएसए बहुत अमीर देश है, इसके यहां पर जो कॉटन उगाई गई उसकी लागत हुई 2800 रुपए प्रति क्विंटल, इंडिया वालों की भी लागत हुई 2800 रुपए प्रति क्विंटल, उदाहरण ले रहा हूं मैं। अब यूएसए के पास कॉटन जरूरत से ज्यादा है तो ये तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर इसको बेचने का प्रयास करेगा, तो ये अपने किसानों को 800 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दे देता है। अगर ये 800 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दे देगा तो इसके किसान तो कितने में बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने में भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके नुकसान की भरपाई सरकार कर रही है। परंतु क्या भारत सरकार अपने सभी किसानों को 800 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दे सकती है? स्वाभाविक सी बात है, नहीं दे सकती। तो ऐसे में भारत के किसानों का कॉटन तो कहीं बिकेगा ही नहीं, भारत के किसानों का कॉटन कहीं बिकेगा ही नहीं, तो भारत के सामने तो भूखमरी, बेरोजगारी, कुछ भी समस्या आ सकती है। इसलिए आप जरूरत से ज्यादा सहायता नहीं दे सकते ताकि एक जो स्थिरता है वो बनी रहे। तो ये है कृषि पर समझौता। परंतु इसके कुछ अपवाद है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अपवाद आप इसको बोल सकते हो। पहला उत्पाद है, एक श्रेणी होती है जिसको अपने कहते हैं विशेष उत्पाद। विशेष उत्पाद एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का एक अपवाद है। इसमें क्या होता है कि विकासशील देश ऐसे सभी उत्पादों पर विशेष आयात शुल्क लगा सकते हैं, जो खाद्य सुरक्षा
खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। मतलब ये फैसिलिटी केवल किसको अवेलेबल है? विकासशील देशों को ही अवेलेबल है, विकसित देशों के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब कि अब इंडिया के केस में आप गेहूं का एग्जांपल ले लो। अब इंडिया में जो गेहूं उगाई जा रही है उसका जो रेट आता है वो आता है 2200 रुपये प्रति क्विंटल। चाइना की जो गेहूं है वो भी 2200 रुपये प्रति क्विंटल है। अब होगा क्या कि चाइना अपने किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दे देगा, तो चाइना से भारत में जो गेहूं आएगी वो किस रेट पर बिकने के लिए रेडी होगी? 1700 रुपये प्रति क्विंटल पर। तो जब भारत के अंदर चीन की जो गेहूं 1700 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है और इंडिया की गेहूं जो इंडिया में ही उगी है वो 2200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, तो आपको क्या लगता है कौन सी गेहूं बिकेगी? चाइना वाली गेहूं बिकेगी। चाइना वाली गेहूं बिकेगी तो भारत की गेहूं नहीं बिकेगी। भारत की गेहूं नहीं बिकेगी तो धीरे धीरे क्या होगा? भारत के किसान जो होंगे वो जब उनकी गेहूं नहीं बिकेगी 1-2 साल तक, तो वो क्या करेंगे? गेहूं बोना ही छोड़ देंगे। और क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। अब वो जब गेहूं बोना ही छोड़ देंगे तो उस समय पर भारत के सामने खाद्य सुरक्षा की समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए अगर कोई विकासशील देश अपने खाद्य सुरक्षा का बहाना देकर किसी उत्पाद के ऊपर आयात शुल्क लगाता है, जैसे कि अब पता है कि गेहूं हमारी खाद्य सुरक्षा का मामला है, तो भारत बाकी सभी देशों से जो भी गेहूं भारत में आ रही है उसके ऊपर अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है। अपने वैसे देखा था कि WTO के नियमों के आधार पर आपको राष्ट्रीय उपचार करना होता है, मतलब कि आप कभी भी भेदभाव नहीं करोगे, परंतु विकासशील देशों को अपने खाद्य सुरक्षा के उत्पादों के ऊपर एक्स्ट्रा आयात शुल्क लगाने की इजाजत है। इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया है? विशेष उत्पाद नाम दिया गया है। दूसरा जो अपवाद इसका है वो है विशेष सुरक्षा तंत्र। विशेष सुरक्षा तंत्र इसके तहत इसको इंग्लिश में अपने स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म कहते हैं। उस विशेष उत्पाद को स्पेशल प्रोडक्ट कहते हैं, इसको अपने कहते हैं स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के तहत यदि किसी कृषि उत्पाद की आयातित मात्रा में अचानक वृद्धि होती है तो वह देश अपने घरेलू उत्पादकों को विशेष संरक्षण प्रदान कर सकता है। मतलब कि अगर किसी विकासशील देश को लगता है कि मेरे यहां पर तो जैसे इंडिया को लगता है कि मेरे यहां पर तो चाइना का गेहूं एकदम से बहुत ज्यादा आने लग गया, तो अब अगर मैंने मेरे किसानों को सब्सिडी नहीं दी या चाइना के गेहूं के ऊपर कर नहीं लगाया तो मेरे किसान कर्जे में डूब जाएंगे। उस स्थिति के अंदर आप दोनों ही काम कर सकते हो। या तो आप अपने किसानों को सब्सिडी दे सकते हो, अब स्वाभाविक सी बात है सब्सिडी देने के लिए सरकार के पास खर्चा होना चाहिए, या फिर आप चाइना से जो गेहूं आ रहा है उसके ऊपर कोई विशेष आयात शुल्क भी लगा सकते हो। तो सामान्य स्थिति के अंदर ये WTO के नियमों का उल्लंघन है। परंतु अगर आप विकासशील देश और आपके यहां पर किसी कृषि उत्पाद के आयात में अचानक वृद्धि हुई है तो आप ये कदम उठा सकते हो। तो ये है WTO का कृषि पर समझौता। आप समझ गए होंगे ये बहुत ही विवादास्पद मामला है, क्योंकि यहां पर बोला कुछ गया, वास्तविकता में कुछ और ही होता है। तो आपने देखा होगा कि ब्राजील ने हाल ही में भारत के खिलाफ गन्ने के ऊपर सब्सिडी देने का आरोप लगाया था कि भारत सरकार जो है वो गन्ने के ऊपर जरूरत से ज्यादा सब्सिडी देती है, जिसके कारण भारत में उत्पादित शुगर जो है वो सस्ती बिकती है
और इस कारण ब्राज़ील की शुगर नहीं बिक पाती है। और वो जो केस है वो ब्राज़ील के फेवर में गया था, इसलिए भारत सरकार को थोड़े अपने नियमों में बदलाव भी करना पड़ा था। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि WTO का जो निर्णय होता है उसको बाध्यकारी आप नहीं कह सकते, क्योंकि WTO के पास अपने निर्णय को मनवाने का कोई भी तरीका नहीं है। तो अल्टीमेटली आप उसके निर्णय को मानते हो या नहीं मानते, वो केवल इस चीज़ पर निर्भर करता है कि जिस देश ने आपके खिलाफ विवाद उठाया आपके उसके साथ संबंध कैसे हैं, या आप अपनी राजनीति का उपयोग करते हुए कितने देशों को अपने साथ मिला लेते हैं, या फिर आपकी साख क्या रही है, क्या आप अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने वाले देश रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय नियमों का तोड़ने वाले देश रहे हैं, जैसे कि चीन है। तो केवल और केवल वो आपके घरेलू रणनीति पर निर्भर करता है कि आप उनके निर्णय को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो दोस्तों ये है कृषि पर समझौता। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्रिप्स और जो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज है उसके बारे में बात करेंगे, साथ में SPM मेजर्स के भी बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए डागोर जैप। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।